विराट से नजरें चुराते हुए मां जैसे ही सामान सेट करने के लिए आगे बढ़ी, विराट ने मां का हाथ थामा और कहा, मां तुम जाओ, अब बहुत हुई सफाई, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत अभी तो ठीक हुई है, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। मैं ये सारा सामान सेट करने के बाद खाना खाने आता हूं। मां ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। पिछले 2 घंटे से विराट घर की सफाई में लगा हुआ था। बहुत सारा सामान इधर से उधर हो गया था, बहुत सारा सामान फेंका गया था, पर उन सारे सामानों में एक ऐसा सामान भी विराट को मिला जिसे वो बहुत देर से देख रहा था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। तभी विराट की मां शारदा वहां पहुंचती है। अरे ऐसे आराम से क्यों बैठा है? रात भर यही करते रहोगे क्या? उठ जाना, खत्म कर लेते हैं सब। क्या कर रहा है बेटा? मां ये क्या है? विराट अपनी मां से पूछता है। शारदा ने देखा विराट के हाथ में काले रंग की एक डायरी है। उस पर धूल की ऐसी परत जमी है जिसे एक बार में साफ ही नहीं किया जा सकता। विराट ने हाथ से केवल वो हिस्सा साफ किया जिस पर लिखा था डॉक्टर अमर। शारदा बहुत आराम से अपने बेटे के पास बैठती है और फिर कहने लगी, ये तेरे पापा की डायरी है। इसमें वो अपने रिसर्च की रिपोर्ट वगैरह लिखते थे, लोगों की चिट्ठियां रखते थे, खुद भी कभी कभी लिख लेते थे। फिर वो थोड़ा शर्मा कर बोली, मुझे लिखा उनका पहला लव लेटर भी इसी में होगा, ला दिखाऊं। शारदा ने अपने बेटे के हाथ से डायरी को छीन लिया और उसे उलटने पलटने लगी। काफी देर पन्ने पलटने के बाद उसे वो हिस्सा मिला जहां अमर ने उसके लिए इश्क ए इजहार लिखा था। शुरुआती कुछ हिस्सा पढ़ने के बाद शारदा ने बीच का एक हिस्सा पढ़ा। ये प्रकृति भी अभी तुम्हें नहीं जान सकी कि एक फूल जो उसकी गोद में खिल रहा है एक दिन उसके पूरे बगीचे को महकाएगा। वो नहीं जानती कि तुम मकरंद हो, फूल तुम्हारी वजह से महकते हैं। वो नहीं जानती कि इस पूरी दुनिया में ऐसे कितना खालीपन है जिन्हें तुम अपनी खिलखिलाहटों से भरने वाली हो। ऐसे कितने अंधेरे हैं जिन्हें तुम्हारी एक नजर भर आलोकित करेगी। ऐसे कितने तपन हैं जिनके ऊपर मेघों जैसे तुम्हारे केश छाया कर उन्हें शीतल करेंगे। ऐसी कितनी नीरव शामें हैं जिन्हें दूर किसी मंदिर की घंटी जैसी तुम्हारी आवाज सुकून बख्शेगी, तिमिर से आक्रांत। ऐसी कितनी बेजान सूखी पंखुद्दियां हैं जिनमें शबनम सा तुम्हारा लम्स जीवन भरेगा। ऐसी कितनी तारीख रातें हैं कि जिनके स्याह कोहरे को चीर के तुम्हारी तबस्सुम उम्मीद का रास्ता साफ करेगी। ऐसे कितने स्याह समंदर हैं कि जिनमें तुम चांद झांकोगी और वो चांदी से चमक उठेंगे। फिर अपने बेटे से बोली, देखा तेरे पापा कितने रोमांटिक थे, और एक तू है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी आज तक। विराट पहले हंसा, मां क्या तुम भी? फिर संजीदा होकर बोला, आप उनको बहुत मिस करते हो ना? आज वो होते तो हमारे साथ सफाई कर रहे होते। हाँ बेटे, मिस तो करती हूं, बहुत करती हूं, लेकिन ये सोचकर संतोष कर लेती हूं कि नियति है। बाकी वो आज होते तो सफाई नहीं करते, हमसे कराते और खुद बैठकर अखबार पढ़ रहे होते। इस बात पर दोनों हंसने लगे। तभी डायरी के बीच से कोई लिफाफा नीचे गिर गया। विराट ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, इस दुनिया से अनजान मेरे बेटे के लिए। अरे हाँ, ये लेटर उन्होंने तेरे लिए लिखी थी जब तू पेट में था। जाने कैसे उन्हें यकीन था कि बेटा ही होगा। मैं कहती ही रही कि बेटी हुई तो क्या करोगे? कहते कि बेटी भी होगी, लेकिन ये बेटा है, इतना पता है। फिर उन्होंने तेरे लिए ये लेटर लिखी। शारदा कहने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, जैसे उन्हें मालूम था कि वो चले जाएंगे। फिर वहां से उठी और बोली, तू इसे PRH, मैं तब तक खाना लगाती हूं। आखिर खाना भी तो खाना है हमें। मां चली गई। तब विराट ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसने पारायना शुरू किया, प्यारे हृदयम, अभी तुम इस दुनिया में नहीं आए हो, लेकिन एक दिन आओगे। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने अनुभव बांट देना चाहता हूं। बेटे, तुम में अपार संभावनाएं हैं, मुझसे, इस दुनिया से, किसी भी कल्पना से कहीं अधिक। तुम संभावनाओं का सुंदर संकलन हो। तुम संभावनाओं से भरे हो। ये जान सकना तुम्हारे वश में कभी ना हो सकेगा कि तुम कितने काबिल हो। कोई नहीं जान पाया आज तक। संभावनाएं, काबिलियत, बदलाव आदि सब हमसे हमेशा 10 कदम आगे चले हैं। इसलिए तुम पर अपनी उम्मीदें थोपना तुम्हारे सृजन के लिए ठीक नहीं होगा। तुम स्वयं ये जानना कि तुम अपनी सीमाओं का विस्तार कैसे कर सकते हो, मगर
एक उम्मीद तुमसे जरूर की जाएगी कि तुम इस विकृत होती दुनिया में सिर्फ इंसान बनोगे, बस इंसान। एक दूसरे को नीचा दिखाते, मारते, पीटते और आपस में बेवजह द्वेष खोजते आज के मनुष्यों की दुनिया में कोशिश करना कि तुम वो जीव बन सको जिसे इस प्रकृति ने बहुत प्रेम से इस काबिल बनाया था कि वो अपने इस घर को बेहतर से बेहतर जगह बनाए, अपने आप को सिद्ध करे कि वो इस धरती का सबसे समर्थ जीव है। मगर तुम्हें यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस पैमाने से हम बहुत बहुत नीचे चले आए हैं। हमें ऊपर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अगर हमने कोशिश की भी तो बस तुमसे यह चाहना कि तुम सबके लिए यह काम करो असंभव मांग है। इसलिए अपने और केवल अपने लिए इंसान बनना। तुम मत जानना दुनिया के कायदे कानून, मत जानना समाज की बंदिशें या कोई भी विभाजन रेखा, मत समझना बांटने वाले आदर्शों को, मत देखना किसी को अच्छा या बुरा, कौन कितना सुंदर है कौन नहीं, इसे मत देखना। किस धर्म के लोग तुम्हारे अपने हैं और किस धर्म के लोग तुम्हारे अपनों को खा जाएंगे, इस ओर नजर मत जाने देना। धर्म शब्द को अपने शब्दकोश में मत आने देना। बस ये जानना कि अगर कोई तुम्हारे अंतर मन को किसी भी तरह से विकृत कर रहा है तो तुम उसे दूर करो या उससे दूर हो जाओ। समझौते अगर बुरे परिणाम ना भी दे तो अच्छे तो कतई नहीं देते, इसलिए समझना। और अगर कोई तुम्हें प्रेम दे रहा है, तुम्हें नए नए रंगों को देखने की दृष्टि दे रहा है या जुदा नजरें बख्श रहा है, तो समझो कि अगर दुनिया कभी बचेगी तो ऐसे ही लोगों के प्रयासों से बचेगी। ऐसे लोगों को खोजते रहना प्यारे। तरीके तुम्हें स्वयं जानने होंगे। द्वेष के लिए, ईर्ष्या या नकारात्मकता के लिए ये दुनिया बहुत छोटी और जीवन अत्यंत संक्षिप्त है। इसलिए इंसान बनना। देखना कि तुम क्या बनकर सच में खुश और सकारात्मक हो। किससे तुम्हें वो चीज हासिल होती है जिसे इस दुनिया के लोगों ने उम्मीद नाम दिया है। हो सकता है तुम पाओ कि वो प्रेम है। प्रेम करना बेटे, खूब प्रेम करना, पैदों से, प्रकृति से, जीवों से, काबिल व्यक्तियों से, स्वयं से खूब प्रेम करना। प्रेम करना इतना कि किसी की जिंदगी में उजाला भर सको, किसी गिरते हुए को संभाल सको, दुनिया के रंगों को और गाढ़ा कर सको। इतना प्रेम करना। सीमाओं में मत बंधना, आजाद रहना। किसी को भी इतना अधिकार न देना कि वो तुम्हें बताए कि तुम क्या कर सकते हो और तुम किसके काबिल हो। याद रखना, ये कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं। अगर 100 लोग भी मिलके तुमसे ये कहे कि सुरंग में केवल अंधेरा है, तो तुम दूर आखिरी छोर पर उजाले के छोटे से आकार को देखना। हमारी गहलतियां मत दोहराना। बेशक तुम अपने अनुभवों से सीखोगे, मगर बहुत सी बातें सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिकता के नियम तुम पर भी लागू होंगे। अगर तुम सुरंग के आखिरी छोर पर उजाला देख सकते हो, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सुरंग में अंधेरा नहीं है। तुम बस उसे ही नहीं देख रहे। तुम्हें यकीन है कि तुम इससे गुजर सकते हो। बस यही यकीन और देखने की तुम्हारी अपनी नजर तुम्हें अलग करेंगे। तुम्हें इन्हें ही हासिल करना है और ये आसान नहीं है। मेहनत लगेगी, वक्त लगेगा, चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा, और तुम वो सब कर लोगे। अपने पर यकीन करना और अपना रास्ता खुद चुनना। इस डायरी में मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें वो सारे रिसर्च, सारी जड्डी बूटियों की जानकारी है जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से हासिल किया है। मुझे हफ्ते भर में एक बड़े काम के लिए जाना है। ऐसे वक्त में तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन काम भी तो जरूरी है। मैं जब तक लौटूं इस दुनिया को ठीक से देख लेना बेटे, क्योंकि फिर इस दुनिया को हम दोनों मिलके देखेंगे और इस पर जीत हासिल करेंगे। सीखना जानना बेटे, खुद पर यकीन करना, प्रेम करना और हाँ, जीवन जीना। तुम्हारा अमर। चिट्ठी खत्म करते ही विराट की आंखों में आंसू आ गए। उसके गले का लॉकेट जोर से चमका, मानो उसके पापा खुद इस समय भावुक हों। विराट ने सोचा, पापा का नाम कितना आयरनिक है, हालांकि ऐसा सही भी है। फिर उसने डायरी खोली और उस पर एक सरसरी नजर डाली। शुरू से लेकर अंत तक केवल मेडिकल की चीजें और रिसर्च की गोंजा पोती थी। ऐसा गहन ज्ञान, विराट को तो मानो जैकपॉट मिल गया हो। इस जानकारी से तो वो कॉलेज में उत्पात ही मचा देगा। उसे ईएस डायरी से इतनी सारी जडडी बूटियों के बारे में मालूम चला कि जिनके नाम तक उसने नहीं सुने थे। डायरी की एक एंट्री में ज्ञान का भंडार था, लेकिन इतने गहन ज्ञान के भंडार को
विराट एक नजर में अपने अंदर नहीं समेट सकता था। वो सीधा डायरी के अंत में पहुंच गया। डायरी के अंत में ढेर सारी चिट्ठियां थीं। उनमें से एक चिट्ठी विराट ने उठा। प्यारे दोस्त अमर, तुम्हें यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि तुम बेझिझक अपनी रिसर्च करने हिमालय की ओर जाओ। तुम्हें कुछ हुआ तो भाभी और विराट की जिम्मेदारी मैं खुद देख लूंगा। हालांकि तुम मेरे वीर हो यारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी लौटना, हम तुम्हारे रिसर्च की कामयाबी का इंतजार करेंगे। तुम्हारा मित्र सक्सेना। सक्सेना? विराट ने सोचा और फिर बड़बड़ाने लगा। ये आदमी कौन है? इसका नाम तो आज तक नहीं सुना और ना ही मां ने कभी बताया। क्या ये पापा का जिगरी दोस्त था और हिमालय जाने से पहले पापा ने इसको चिट्ठी लिखी थी? यानी ये जानता था कि पापा क्या करने वाले थे और कहां जा रहे थे। इसे शायद कुछ पता हो कि वो इतनी जल्दबाजी में क्यों गए और उनकी मौत कैसे हुई, और ऐसी कौन सी रिसर्च थी जो यहां नहीं हो सकती थी, और उसके लिए सिर्फ हिमालय जाना ही जरूरी क्यों था। ऐसे कितने सारे सवाल उठ रहे थे विराट के मन में। शायद मां को इनके बारे में पता हो। मुझे उनसे पूछना चाहिए, शायद डायरी की दूसरी चिट्ठियों से भी कुछ पता लगे। वो ये सब सोचने के साथ ही डायरी की चिट्ठियों को उलटने पलटने लगा। विराट अभी ये सब कर ही रहा था कि अचानक से उसकी मां के चीखने की आवाज आई। वो डायरी जमीन पर फेंककर उधर भागा। विराट ने देखा कि मां का चेहरा सन्न था। वो जमीन पर गिरी हुई है और उनके बगल में एक फोल्डेबल सीढ़ी खड़ी है। वो मारे डर के रसोई के अंदर दौड़ा। अरे क्या हुआ मां, तुम कैसे गिर गई? अरे कुछ नहीं बेटा, ठीक हूं। वो डिब्बे निकाल रही थी तो उसी में इस सीढ़ी से गिर गई, मां कराहते हुए बोली। अरे तो मेरे आने का इंतजार कर लेती मां, अकेले कैसे करती? विराट को अचानक से बहुत चिंता हुई कि अभी ही तो ठीक हुई है मां। फिर बोला, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे कुछ भी नहीं हुआ, बस अभी उठ नहीं पा रही। ला हाथ दे। अपने बेटे का हाथ पकड़कर शारदा खद्दी हुई। विराट उन्हें हाथ से पकड़कर हॉल में ले आया और सोफे पर बिठाया। फिर रसोई से पानी ले आया। जब वो पानी पीने लगी तो उसने पूछा, मां तुम फिर से सफाई क्यों करने लगी? अरे बेटा, तुम चिट्ठियां पढ़ने में बिजी थे तो मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा तब तक रसोई के डिब्बे साफ कर दूं। मुझे क्या पता था सीढ़ी से गिर जाऊंगी, लेकिन कहीं कोई चोट नहीं आई। मैं एकदम ठीक हूं, पता नहीं कैसे। इस पर विराट ने लॉकेट को देखा और सोचा, यानी ये लॉकेट शरीर में ताकत भी भरता है। वाह, ये ना सिर्फ मर्ज ठीक करता है बल्कि इंसान को आगे की मुश्किलों के लिए तैयार भी करता है। ये तो कमाल की चीज है यार। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। घर को पूरी तरह सेट करने के बाद विराट और उसकी मां शारदा दोनों खाना खाने बैठ गए। मां ने विराट से कहा, बेटा अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूं, मुझे लगता है कि कैफे फिर से शुरू करना चाहिए। विराट की मां का बस स्टैंड के पास एक छोटा सा कैफे था। वहां बस स्टैंड के यात्री आकर कॉफी और लजीज ग्रिल्ड सैंडविच का लुत्फ उठाते थे। साथ ही ये कैफे महिलाओं और स्टूडेंट्स के बीच भी काफी लोकप्रिय था। विराट हमेशा अपनी मां के साथ कैफे आता था। उसका बचपन से सपना था कि एक दिन उसका खुद का एक 5 स्टार होटल हो। खैर, पिता के गुजर जाने के बाद ये कैफे ही उनके जीने का सहारा बना। लेकिन मां के बीमार हो जाने के कारण काफी समय से कैफे बंद पड़ा था, जिसे अब शारदा फिर से शुरू करना चाहती थी। विराट ने मां से नाराजगी भरे स्वर में कहा, लेकिन मां तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा मुझे हर्षिता की चिंता हो रही है। अभी तक उसे मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो कॉलेज की वर्कशॉप से लौट आएगी और जब वो मुझे ऐसे घर पर देखेगी तो हम उसे क्या कहेंगे। बेवजह परेशान होगी वो और उसकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। तू चाहता है कि तेरी बहन इस सब में पड़े, और फिर वैसे भी मैं यहां बैठे बैठे बोर ही होती हूं, मां ने समझाया। हालांकि विराट को पता था कि मां अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो अब उन्हें और काम नहीं करने देना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक मां ने बहुत दुखों और कठिनाइयों से उनकी परवरिश की थी, इसलिए वो अब अपनी मां को आराम करते देखना चाहता था। लेकिन विराट के पास कोई जॉब नहीं थी। आखिर शारदा ने कभी उस पर ऐसी कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं
कि उसे इन सब का एहसास हो सके, पर अब और नहीं। ठीक है मां, मैं समझ गया, छोड़ दो अभी ये सब, अभी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात को टालते हुए विराट ने मां को एक तस्वीर दिखाई। मां, यह तस्वीर मुझे सफाई के दौरान मिली। इस तस्वीर का बैकग्राउंड तो श्रीलंका जैसा लग रहा है। क्या तुम कभी पापा के साथ वहां गई थी? हाँ, ये श्रीलंका ही है। मैं और तुम्हारे पापा अपने हनीमून के लिए वहां गए थे और मैं बहुत खुश थी, लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि वो अपने काम से वहां गए थे। वो वहां भी जड़ी बूटियों की खोज में लगे हुए थे और मुझे होटल में छोड़कर दिन भर यहां वहां भटकते रहते थे। हमारी खूब लड़ाई भी होती थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह से मुझे मना ही लेते थे। तो क्या उन्हें वो जड़ी बूटियां मिली जिसे वो खोज रहे थे? मुझे कुछ खास तो पता नहीं, हाँ, लेकिन वो कुछ बोल तो रहे थे कि उन्होंने अपने रास्ते की पहली मंजिल पा ली है। जब मैंने कुछ पूछा तो वो बात को टाल गए। चल, अब इस टॉपिक को बंद कर, मुझे नींद आ रही है, मां ने उठते हुए कहा। ठीक है मां, तुम सो जाओ, मैं अभी पढ़ाई करूंगा। विराट भी उठा और स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। विराट के हाथ में उसके पापा की वही काले रंग की डायरी थी। पहले ही पेज की शुरुआत पेज नंबर 20 से हुई, जिस पर विराट की नजर पहले नहीं गई थी। इसके बाकी पेज कहां गए? ये क्या, यहां से पेज फाड़े गए हैं? बुदबुदाते हुए विराट डायरी को पढ़ना शुरू करता है। कई दिनों की रिसर्च के बाद आज छोटी ही सही, लेकिन सफलता हाथ लगी। क्रिस्टल, सूरज ने रोशन किया इस जहां को। सूरज की पहली लालिमा, खून की छोटी सी बूंद की तरह लालिमा लिए हुए जब ये सूरज से आ रही चमक धरती पर पड़ती है, तब अंत के द्वार पर खड़ा संसार भी जीवित हो उठता है। ये कैसी बेतुकी कविता है? इसमें क्या कोई रहस्य छुपा है? पापा भी हमेशा पहेलियों में ही बातें करते थे, लेकिन आगे कुछ क्यों नहीं लिखा पापा ने? वो किस सफलता के बारे में बात कर रहे थे? सोचते हुए विराट डायरी के पन्नों को पलटता है। आने वाले समय में यहां कुछ नहीं बचेगा। इनके बारे में कुछ विशेष लोगों को ही पता था, जिन्होंने इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए न तो किसी को इसके बारे में बताया और न ही कहीं लिखा। विराट को कुछ समझ में नहीं आया। डायरी के अगले पेज पर बोनसाई गार्डन के टिप्स के बारे में ही लिखा था। ओह, पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया। विराट ने अपनी आंखें बंद की और डायरी में लिखी बातों को रिकॉल करने लगा। श्रीलंका, सफलता, क्रिस्टल, खून की एक बूंद, नया जीवन। लगता है इस पहेली को मैंने सुलझा लिया। शायद ये लॉकेट के बारे में है। कैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद खून की बूंद से ये एक्टिवेट हुआ है? लेकिन दूसरी पहेली किस बारे में है? एक बार फिर विराट आंखें बंद करता है। वो चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और बोनसाई गार्डन, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक का अंत इस गार्डन पर हुआ। कोई ना कोई बात जरूर है। तभी विराट घर में रखे लकी बैम्बू के प्लांट को देखता है। वो पूरी तरह से सूख चुका था। उस सूखे हुए पौधे की पत्तियां इस प्रकार हिल रही थीं, मानो वो विराट को इशारे से अपने पास बुला रही हों। विराट पास रखी पानी की बोतल को उठाकर उस पौधे को पानी देता है। इन सब परेशानियों में पौधों में पानी देना ही भूल गया। विराट बुदबुदाया। काफी रात हो चुकी थी। विराट कमरे की लाइट बंद करके सोने चला गया। अगली सुबह चाय का कप लिए विराट स्टडी रूम की खिड़कियों को खोलता है। हल्की धूप खिड़की से होते हुए उन पौधों पर पड़ रही थी। उसने देखा कि पौधे जो कल रात तक पूरी तरह से सूखे हुए थे, वो एक रात में ही हरे और ताजे हो गए। विराट के चेहरे पर पौधों को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। तुम्हें पहचानने में थोड़ी देर हो गई, पर अब लगता है कुछ बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं, लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। विराट मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी उसे उसकी मां की आवाज आई। हृदयम, बेटा कहाँ हो? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? टाइम देखा है? हाँ मां, बस जा ही रहा हूं, विराट बोला और फिर मेज की ड्रॉर से कुछ किताबों को अपने साथ लेकर कॉलेज की तैयारी में लग गया। नया दिन, नया कॉलेज और एक नई जिंदगी का सपना। केवल 3 दिनों के भीतर ही विराट की जिंदगी ने एक चमत्कारिक मोड़ लिया था। कहां तो लोग उसे निकम्मा समझते थे, कहां आज वो दिल्ली के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में था, कहां वो अपनी मां का साथ छूटने से डरा हुआ था, कहां आज उसकी मां घर में स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी और उन्होंने आज उसके लिए लंच भी बनाया था, और कहां वो इतना अकेला था
पर आज उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, प्रकृति, जिसे शायद वो पसंद भी करता था। इस नए कॉलेज में विराट को अच्छे से पढ़ाना था, लेकिन क्लास के पहले ही दिन विराट लेट था और उसे सबसे पीछे की बेंच मिली। मेरी क्लास में इतनी भीड़ होगी मुझे तो पता ही नहीं था। अगर कल से मैं लेट हुआ तो पीछे की सीट भी नसीब नहीं होगी। विराट अकेला सबसे पीछे की सीट पर बैठा था, जिस वजह से वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। प्रोफेसर घोष ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास ले रहे थे। सभी टॉपिक विराट के दिमाग के ऊपर से निकल रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो खुली आंखों से सो रहा हो। तभी एक चौक का टुकड़ा तेजी से उसके सिर पर आकर लगा। प्रोफेसर घोष गुस्से से बोले, कहां खोए हो? स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा? डरते हुए विराट ने जवाब दिया, एस। सर, मेरा नाम विराट है। ओके हृदयम, आंसर मी अ क्वेश्चन। A patch of model tissue responsible for initiating rhythmic contractile activity of the heart present in where? विराट को कुछ समझ में नहीं आया। वो सिर नीचे किए शांत खड़ा था। प्रोफेसर घोष मजाक उड़ाते हुए बोले, नाम है हृदयम और हार्ट का इतना सिंपल आंसर भी नहीं आता। डफर सिट डाउन। सभी विराट की ओर देखकर हंस रहे थे। पहले ही दिन क्लास में उसकी बेइज्जती हो गई। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी एक पतली आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, मैं आ सकता हूं? सफेद रंग के सलवार सूट में एक सुंदर लड़की क्लास में एंटर करती है। लास्ट सीट ही खाली थी तो वो विराट के बगल में जाकर बैठ गई। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। विराट ने तिरछी नजर से देखा। उसकी कलाई पर मीनाक्षी नाम का टैटू बना हुआ था। विराट मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा था। थैंक यू भगवान, आपने इसके सामने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। मीनाक्षी लेक्चर के नोट्स बनाने में बिजी थी। उसके खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो उन्हें बार बार हटाती। हृदयम, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, वो लगातार मीनाक्षी को देख रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी ने विराट की ओर एक बार भी नहीं देखा। वो बस नोट्स बनाने में बिजी थी। वो लगातार क्वेश्चन के आंसर भी दे रही थी। लगभग 20 मिनट के बाद क्लास की बेल बज उठी। मीनाक्षी सीट से उठी और बाहर चली गई। उसने विराट की ओर एक बार भी नहीं देखा। विराट आज क्लास में हुई बेइज्जती के बाद कॉलेज में रुक नहीं सका और सीधे अपने घर आ गया। कॉलेज से घर वापस आने पर मां ने विराट से पूछा, तुम इतनी जल्दी आ गए बेटा? विराट हिचकिचाया, कुछ नहीं मां, पहला दिन था ना तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए वापस आ गया। मैं कुछ देर सोने जा रहा हूं, मां ने कहा। क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ। नहीं मां, बस थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर विराट अपने कमरे में चला गया। विराट बिस्तर पर लेटकर आज क्लास में हुई सभी घटनाओं को रिकॉल करने लगा। क्लास में लास्ट पहुंचा, लास्ट सीट, लास्ट लड़ीएच की, लास्ट टॉपिक। क्या था? कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, लास्ट टॉपिक याद आया, नोट्स। मीनाक्षी जिस कॉपी में लिख रही थी वो उसका आखिरी पेज था। आज सुबह पापा की एक नोटबुक मिली थी, उस पर लास्ट नोट्स ऑफ माइन लिखा था। विराट बिस्तर से हड़बड़ाकर उठा और स्टडी रूम में अपने पिता की डायरी उठाकर देखने लगा। आज जो एनाटॉमी की पढ़ाई हो रही थी वही चैप्टर उस डायरी के पहले पेज से स्टार्ट था। उसमें कई डायग्राम बने थे, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उन्हें समझने में नाकाम रहा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। ओ नो, कल प्रोफेसर घोष ने पढ़ाए गए टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है। अब क्या करूं? कल फिर इज्जत का दिवाला निकलेगा। अब इस सब से बचने का केवल एक ही रास्ता है, मुझे मन लगाकर पढ़ना होगा। ये सोचते हुए एक बार फिर वो अपने पिता की डायरी में से नोट्स को पलटने लगा। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज हुई। विराट ने देखा कि लकी बैम्बू का प्लांट हिल रहा था। उसकी पत्तियां उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थीं। अच्छा, तो तुम्हें प्यास लगी है? विराट ने पानी का जार उठाया। पानी डालते ही उन पौधों से एक भीनी भीनी खुशबू निकलने लगी। लंबी सांसें खींचकर विराट ने उस खुशबू का आनंद लिया। उसे अब लग रहा था वो किसी दूसरी दुनिया में है। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। वो प्लांट में पानी डाल ही रहा था कि उसने देखा कि एक पत्ती का आकार चाबी की तरह है। विराट ने उसे तोड़ा और नोट्स के उस हिस्से में रख दिया जहां चाबी के आकार का कट लगा हुआ था,
और अगले ही पल उस पेज के अंदर कुछ और पेज ओपन हो गए जो पहले वहां नहीं थे। विराट की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके पिता का एनिमेशन रूप उस पेज पर टॉपिक को आसान शब्दों में और प्रैक्टिकली समझा रहा था। पेज पर दिख रहा दृश्य ऐसा लग रहा था मानो ये कोई 3D एनिमेशन बुक हो। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। पढ़ते पढ़ते काफी वक्त हो चुका था। विराट ने उस डायरी के पेज को लॉक किया और बिस्तर पर लेट गया। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। विराट को अपने साथ हो रही घटनाएं किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। इस तरह से अचानक लकी बैम्बू का उसे इशारे से बुलाना, उसकी पत्ती का आकार चाबी जैसा होना और चाबी से उस डायरी के पेज का अनलॉक होना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके साथ ही वो उस काले रंग की डायरी में मिले सक्सेना के लेटर के बारे में भी सोच रहा था कि आखिर कौन है वो आदमी जो उसके पापा के इतना क्लोज था और उसे वो जानता तक नहीं था। ये सोचते हुए विराट ने एक बार फिर से डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उस डायरी में मेडिकल साइंस की कई सारी थ्योरी लिखी हुई थी जिन्हें विराट ने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। विराट अपने पापा के रिसर्च वर्क में इतना खोया हुआ था कि उसे टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन की ओर देखा तो प्रकृति की कॉल थी। विराट ने झट से कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो। प्रकृति का कॉल आने से विराट को एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ था। कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा रहा? प्रकृति ने पूछा। अच्छा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था, विराट ने कहा। दैट्स गुड। इतनी लेट कॉल करने के लिए सॉरी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया, तुम कभी भी कॉल कर सकती हो। अच्छा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं ध्यान रखूंगा। एंड थैंक्स। ओके देन, सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट। इतना कहकर प्रकृति ने कॉल कट कर दिया। अगले दिन नए कॉलेज में विराट को न सिर्फ अच्छे से पढ़ना था बल्कि अपने नए दुश्मन रोनित से आगे भी निकलना था। रोनित थोड़ा ईगोइस्टिक था लेकिन वो एक अच्छा स्टूडेंट भी था और ये बात विराट के ईगो को भी बर्दाश्त नहीं थी, पर वो उससे उलझना नहीं चाहता था। लेकिन क्या करे जब किस्मत ही खराब हो। बाप रे, आज फिर लेट हो गया। अब बस प्रोफेसर घोष के क्लास में आने से पहले पहुंच जाऊं। विराट बड़बड़ाता हुआ कॉलेज कॉरिडोर में भाग रहा था। तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा कि तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो रोनित अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ खड़ा हुआ था और उसी ने टांग अड़ाकर उसे गिराया था। क्या बात है, बहुत जल्दी में हो? उनमें से एक आवाज आई। दिखाई नहीं देता क्या? यहां पर सीनियर्स खड़े हैं, किसी दूसरे ने कहा। मैं खेद करता हूं। विराट सुबह सुबह बेवजह बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो सॉरी बोलकर आगे बढ़ने लगा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, हमसे मिल तो लो, रोनित ने विराट का रास्ता रोकते हुए कहा। देखो रोनित, मैं सुबह सुबह इन फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ, विराट ने कहा। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम्हें इतना नहीं पता कि सीनियर्स को सर या मैम बुलाते हैं? ग्रुप में जो लड़की चुपचाप खड़ी थी, इस बार वो आगे आकर बोली। तभी एक आवाज आई, क्या आप सभी यहां कर रहे हैं? डोंट यू हैव एनी क्लासेस टुडे? सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर प्रोफेसर घोष खड़े हुए थे। सॉरी सर, वी आर जस्ट गोइंग। इतना कहकर वो सभी वहां से निकल गए। एंड यू, शुड आई हैव टू इनवाइट यू पर्सनली? विराट को अभी भी वहां पर खड़ा देखकर प्रोफेसर घोष ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं सर, गोइंग देयर, विराट ने कहा और सीधे क्लास में घुस गया। प्रोफेसर घोष इस मेडिकल कॉलेज के सीनियर मोस्ट फैकल्टी थे और उनका पहला लेक्चर विराट की क्लास में ही होता था। अभी तो बच गया, देखते हैं आगे इसे कौन बचाता है। इतना कहकर रोनित अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास की ओर जाने लगा। दरअसल जिस कॉलेज में विराट मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आया था, रोनित उस कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट था और प्रकृति का बैचमेट था। आज दोपहर 4th ईयर के स्टूडेंट की इमरजेंसी में ड्यूटी लगी थी और इस समय रोनित एक पेशेंट के पास खड़ा उसकी प्रिस्क्रिप्शन को स्टडी कर रहा था और साथ ही साथ वाइटल भी नोट कर रहा था। उसके साथ यहां पर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शर्मा भी खड़े हुए थे जो उसे और बाकी के स्टूडेंट को कुछ सिखा रहे थे।
तभी एक नर्स ने आकर कुछ पेपर्स डॉक्टर शर्मा को देते हुए कहा, डॉक्टर शर्मा, इस पेशेंट को सीएमओ सर ने रेफर किया है, पॉइजनिंग का केस है, कहाँ है आप, अर्जेंट। अभी नर्स अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि पीछे से एक 35 साल का व्यक्ति एक साथ 8 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाए तेजी से उनकी ओर आ रहा था। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, न जाने अचानक से इसे क्या हो गया है, सुबह तक तो एकदम ठीक था, उस व्यक्ति ने डॉक्टर शर्मा से कहा। यह सोचकर कि ये सीएमओ का रिलेटिव है, डॉक्टर शर्मा ने रोनित को इशारे से उस पेशेंट को बेड पर लिटाने और वाइटल लेने का इशारा कर दिया था। आप चिंता मत कीजिए और शांति से मुझे बताइए कि आपके बच्चे को हुआ क्या है, डॉक्टर शर्मा ने उस व्यक्ति से आराम से पूछा। पता नहीं, सुबह जब यह स्कूल गया तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अचानक से स्कूल से फोन आया कि ये अनकॉन्शियस हो गया है। उसके बाद से ही इसे होश नहीं आ रहा है। कई सारे हॉस्पिटल ने इसे एडमिट करने से मना कर दिया है, पेशेंट के साथ आए व्यक्ति ने बताया। इतना पूछकर डॉक्टर शर्मा ने उस बच्चे की आंखें और जीभ चेक की और कुछ इंजेक्शन और दवाएं लिख कर दी। आप ये दवाएं लेकर आएं और रोनित तुम पेशेंट पर ध्यान दो। इतना कहकर डॉक्टर शर्मा वहां से वापस अपने केबिन की ओर चले गए। इधर रोनित की देखरेख में नर्स ने जल्दी से पेशेंट का मेडिकेशन शुरू कर दिया था। अभी आधी से कम ही दवाएं चढ़ पाई थीं कि अचानक पेशेंट के वाइटल साइन लो होने लगे और मशीन से बीप बीप की आवाजें आनी शुरू हो गईं। रोनित ने जब यह सब देखा तब वो बहुत डर गया और वो फौरन डॉक्टर शर्मा को बुलाने के लिए उनके केबिन की तरफ भागा। रोनित के साथ डॉक्टर शर्मा भागे आईसीयू में पहुंचे। सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पेशेंट के मुंह से झाग निकल रही थी और उसके वाइटल साइन देखकर लग रहा था कि बस अब ये अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये क्या किया तुमने डॉक्टर? अभी तक तो मेरा बच्चा सिर्फ बेहोश था, लेकिन अब इसके हाथ पैर ठंडे कैसे पड़ने लगे हैं? पेशेंट के साथ आए व्यक्ति ने डॉक्टर शर्मा के आते ही उनका कॉलर पकड़ लिया। आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पेशेंट के साइन पॉइजनिंग के थे, इसलिए मैंने इसे वहीं दवाएं दी थीं, डॉक्टर शर्मा ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा। दूसरी ओर विराट अपनी क्लासेस लेने के बाद घर ही जा रहा था कि आईसीयू में होते हंगामे की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो उसी ओर आगे बढ़ गया। अब तक आईसीयू के बाहर कई सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। अंदर पेशेंट का फैमिली मेंबर डॉक्टर शर्मा से लड़े जा रहा था और पेशेंट की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। विराट ने जब सामने पेशेंट को देखा तो अचानक उसके गले में पड़ा लॉकेट उसे उस पेशेंट की ओर धकेलने लगा और वो भीड़ से होता हुआ सीधे पेशेंट के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से बेड पर लेटे उस बच्चे को देखा। उस समय उस बच्चे की हार्ट बीट एकदम धीमी होने लगी थी। बच्चे की नसों में खून के साथ एक बैंगनी कलर का तरल पदार्थ पूरे शरीर में बह रहा था, जो शायद कोई वायरस था। यह पॉइजन केस नहीं है, इस बच्चे पर किसी वायरस ने अटैक किया है। अगर इसे कुछ ही देर में सही दवा नहीं मिली तो इसकी जान बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा, विराट ने कहा। तुम कौन हो? तुम्हें यहां आईसीयू में किसने आने दिया? नर्स, इस लड़के को फौरन यहां से बाहर करो, डॉक्टर शर्मा झुंझलाए। रोनित, तुम एंटीडोट तैयार करो, डॉक्टर शर्मा ने कहा। इस केस में एंटीडोट काम नहीं करेगी, उल्टा वो केस को और बिगाड़ देगी, विराट ने एक बार फिर से कहा। डॉक्टर मैं हूं या तुम? डॉक्टर शर्मा ने गुस्से से विराट को घूरा। सर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस लड़का एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, रोनित ने कहा और तैयार किया हुआ एंटीडोट का इंजेक्शन डॉक्टर शर्मा को दे दिया। सर, आप प्लीज मेरी बात मानिए, ये इंजेक्शन इस बच्चे की हालत को और खराब कर देगा। विराटन जाने क्यों उस बच्चे के साथ गलत होते हुए देख नहीं पा रहा था। तुम यहां से निकलते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? इतना कहकर डॉक्टर शर्मा ने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया। अभी बस डॉक्टर शर्मा ने इंजेक्शन लगाया ही था कि बच्चे का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। देखा, मैंने कहा था ना, ये इंजेक्शन पेशेंट पर रिएक्ट कर जाएगा, विराट ने कहा। अब एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें तो... अभी डॉक्टर शर्मा बोल ही रहे थे कि पेशेंट के फैमिली मेंबर ने उनका कॉलर पकड़कर घसीट लिया। ये सब क्या हो रहा है? भीड़ देखकर प्रोफेसर घोष भी वहां पर आ गए थे और सारा नजारा अपनी आंखों से देख चुके थे।
सीनियर फैकल्टी होने के साथ साथ प्रोफेसर घोष रिटायर्ड सीएमओ भी थे, इसलिए मेडिकल कॉलेज में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी और सब उनसे डरते भी थे। देखिए ना सर, ये विराट यहां पर डॉक्टर शर्मा को ट्रीटमेंट करना सिखा रहा है, रोनित ने कहा। आई डिडंट आस्क फ्रॉम यू मिस्टर, प्रोफेसर घोष ने रोनित से कहा। तुम्हें पता है इस बच्चे को क्या हुआ है? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? प्रोफेसर घोष ने विराट से सवाल किया। जी सर, मैंने पेशेंट की पल्स रीड की है। मुझे लगता है कि इस पर किसी वायरस ने अटैक किया है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, विराट ने कहा। ओक, दो वही चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर इस पेशेंट को कुछ हुआ तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, प्रोफेसर घोष ने कहा। फिर दूसरी तरफ मुद्दत कर बोले, नर्स उसकी मदद करो। लेकिन सर, डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ, प्रोफेसर घोष ने कहा। नो सर, नर्स ने कहा। आप सभी लोग पेशेंट के पास भीड़ न लगाएं, विराट ने कहा। फिर उसने अपने बैग से एक जड़ी बूटी निकाली जो वो हिमालय से लेकर आया था और फौरन उसे पीसने लगा। इसी के साथ उसने पेशेंट के हाथ पर हल्का सा एक कट लगाकर उस पर एक बड़ा सा पत्ता रख दिया। जड़ी बूटी का अर्क निकालकर विराट ने बच्चे के मुंह में डाल दिया। आईसीयू में रखी मशीन से आवाज आना बंद हो गई थी और पेशेंट के वाइटल साइन भी नॉर्मल होने लगे थे। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विराट आखिर कर क्या रहा है। तभी पेशेंट के हाथ पर लगे कट से एक बैंगनी लिक्विड निकला। पेशेंट अब नॉर्मल है। नर्स, इसे 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन आरएल में मिला दीजिए। आपके बच्चे को 12 घंटों में होश आ जाएगा, डोंट वरी। विराट इतना कहकर वहां से जाने लगा। हृदयम, तुम मेरे केबिन में आओ, प्रोफेसर घोष ने कहा और वो वहां से चल दिए। डॉक्टर शर्मा ये सब देखकर अभी तक शॉक में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विराट ने इस पेशेंट को ठीक कैसे किया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। विराट प्रोफेसर घोष के केबिन के दरवाजे पर आकर उनसे पूछता है, मे आई कम इन सर? प्रोफेसर घोष उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ओह यस प्लीज सर विराट, we are facing a very serious and critical situation. We need your help. Of course, sir. ये मेरे खुश नसीबी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं। विराट, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने किस ट्रीटमेंट या किस मेडिसिन से उस बच्चे की जान बचाई। मुझे तुम केवल इतना बता दो, क्या तुम सेम सिम्टम्स वाले दूसरे बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हो? यस सर। वेरी गुड। कहते हुए प्रोफेसर घोष ने टेबल पर रखी बेल बजाई और प्यून को डॉक्टर शर्मा को उनके पास तुरंत भेजने के लिए कहा। डॉक्टर शर्मा के कैबिन में एंट्री करते ही प्रोफेसर घोष ने कहा, डॉक्टर शर्मा, आप और विराट अपनी पूरी तैयारी के साथ सिटी हॉस्पिटल जाइए। वहां सेम केस के कई बच्चे एडमिट हुए हैं जिन पर किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। सीएमओ ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों को उनके ट्रीटमेंट के लिए वहां भेजूं। आप दोनों तुरंत जाइए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर शर्मा आप विराट को अपने ढंग से इलाज करने देंगे, बस आप उसे असिस्ट करेंगे। डॉक्टर शर्मा अंदर ही अंदर हृदयम से चिढ़ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उन्हें बताएगा कि इलाज कैसे करना है, लेकिन वह प्रोफेसर घोष की बात भी नहीं काट सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर शर्मा को हृदयम के साथ सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ा। विराट के साथ डॉक्टर शर्मा सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। वहां मौजूद ड्यूटी डॉक्टर अतुल ने उन्हें बताया, करीब 10 बच्चे एडमिट हुए हैं और यह सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोपहर में रिसेस के दौरान ग्राउंड में इन्हें एक मरा हुआ चमगादड़ मिला। उसके संपर्क में आने के बाद से ही इनमें तेज बुखार और पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिखने लगे। डॉक्टर शर्मा ने कहा, ओके डॉक्टर, अब आप चिंता मत करिए, मैं आ चुका हूं। ड्यूटी डॉक्टर बोले, डॉक्टर शर्मा, आपके बारे में हमें पता चला है कि किस तरह आपने एक बच्चे की जान बचाई है। हमें पूरी आशा है कि आप इन बच्चों को भी बचा लेंगे। विराट वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था। डॉक्टर शर्मा ने एक बार भी विराट के बारे में कुछ नहीं कहा, वह उसे इग्नोर कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने ड्यूटी डॉक्टर से कहा, मुझे किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूं उन सभी को आप बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करेंगे। डॉक्टर शर्मा पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड की ओर जाने लगे तो विराट भी उनके साथ वार्ड में जाने लगा, लेकिन डॉक्टर शर्मा उसे गेट पर रोकते हुए कहते हैं, जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा।
विराट डॉक्टर शर्मा को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर शर्मा अपने आईगो के कारण उन बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हुए उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। आखिरकार विराट के बहुत मनानम के बाद भी उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। डॉक्टर शर्मा अंदर जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उन्हें अब पता चल चुका था कि यह बीमारी पॉइजनिंग नहीं, किसी वायरस के कारण हुई है। डॉक्टर शर्मा ने सोचा यह कोई नॉर्मल इन्फेक्शन होगा जिसे एंटीबायोटिक के द्वारा खत्म किया जा सकता है। बिना देर किए उन्होंने हायर एंटीबायोटिक्स के डोज बच्चों को देने का ऑर्डर ड्यूटी डॉक्टर को दिया। इन सबको डॉक्सीसाइक्लाइन NS2। डॉक्टर शर्मा ने ट्रीटमेंट शुरू ही किया था कि वहां CMO भी पहुंच गए। CMO इतनी तेजी में थे कि ICU के बाहर बैठे हृदयम को देख नहीं पाए। अंदर आकर CMO ने डॉक्टर शर्मा से कहा, ही डॉक्टर, प्रकृति मेडिकल कॉलेज से आप ही आए हैं? यस सर, आई एम डॉक्टर शर्मा। नाइस टू मीट यू। थैंक गॉड डॉक्टर, आप आ गए। डॉक्टर शर्मा CMO के सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने ने ही बच्चे का इलाज किया है। उन्होंने हृदयम का क्रेडिट खुद ले लिया था। CMO ने पूछा, अभी क्या रिपोर्ट है? आखिर यह सब किस कारण बीमार हुए हैं? सर, ये सब एक वायरस अटैक का शिकार हुए हैं और इन्हें मैंने एंटीबायोटिक्स दी है। कुछ देर में ही इन सबको आराम मिल जाएगा। आई होप सो। जब तक इन बच्चों की सेहत में सुधार नहीं होता तब तक हम सब यहीं आपके साथ ही रहेंगे डॉक्टर शर्मा। CMO की टीम और डॉक्टर्स के बीच बातें चल ही रही थीं कि तभी कुछ बच्चों के विटल साइंस तेजी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर शर्मा परेशान होकर वहां खड़ी नर्सेज को एक के बाद एक कई दवाइयों की पर्ची देकर उन्हें मंगवाते हैं। माथे का पसीना पोंछते हुए वह अपना ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। वह लगातार नई नई दवाइयां बदल रहे थे, लेकिन उन बच्चों की सेहत में सुधार तो दूर, बल्कि उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। कुछ बच्चों को सांस लेने की दिक्कत होने लगी थी। यह देख आखिरकार CMO का धैर्य टूट जाता है और वे डॉक्टर शर्मा से पूछते हैं, डॉक्टर शर्मा, आप इतनी जल्दी जल्दी दवाइयों को क्यों चेंज कर रहे हैं? बच्चों की सेहत में सुधार होने की जगह इनकी कंडीशन और क्रिटिकल होती जा रही है। आखिर आप कर क्या रहे हैं? डॉक्टर शर्मा ने घबराकर अपने माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को पोंछते हुए CMO से कहा, सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर शर्मा की हालत को देखकर CMO को सिचुएशन समझते देर न लगी। उन्होंने डॉक्टर शर्मा से पूछा, डॉक्टर, प्रोफेसर घोष ने 2 डॉक्टर्स भेजे थे ना, तो दूसरे डॉक्टर कहां हैं? डॉक्टर शर्मा कुछ कहते उससे पहले ड्यूटी डॉक्टर बोल पड़े, सर, वे ICU के बाहर बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया था। CMO ने गुस्से से डॉक्टर शर्मा की ओर देखते हुए कहा, उन्हें तुरंत अंदर बुलाओ। विराट ICU के बाहर लगातार अपनी घड़ी की सुइयों की चाल से वायरस के गंभीरता के लेवल को काउंट कर रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब तक वीरस सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका होगा। इसे थर्ड स्टेज में पहुंचने में बस 10 मिनट ही बचे हैं। अब तक सिचुएशन डॉक्टर शर्मा के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होगी। मेरा बुलावा आने ही वाला है। ये कहते हुए विराट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तभी मिनट की सुई 12 पर आई। विराट ने जल्दी से PPE किट पहनी और अपनी जड़ी बूटियों से बनी दवाई को तैयार कर लिया। विराट जैसा प्रिडिक्ट कर रहा था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। विराट ने काउंटडाउन करते हुए कहा, 1, 2, 3 और अब दरवाजा खुलेगा। विराट के इतना कहते ही ICU का दरवाजा खुला और ड्यूटी डॉक्टर ने उसे कहा, सर प्लीज जल्दी चलिए। पहले से ही तैयार हृदयम बिना देर किए ICU में चला गया। अंदर डॉक्टर शर्मा अपना सर नीचे किए एक कोने में खड़े थे। गुस्से से लाल हो रहे CMO के चेहरे को देखकर विराट को मामले की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। CMO ने विराट से पूछा, क्या आप वही हैं जिसने उस बच्चे का इलाज किया था? यस सर, मैंने ही उस बच्चे का इलाज किया था। कम ऑन यंग मैन, जल्दी करो, इन बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही है। घबराइए मत सर, अभी वायरस को रोकने के लिए हमारे पास 5 मिनट है, जो मेरे लिए काफी हैं। यह कहकर विराट ने टेबल पर रखी घड़ी पर टाइमर सेट किया और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। CMO ने देखा कि विराट मेडिसिन का यूज न करके जड़ी बूटियों से इलाज कर रहा है और ये देख उन्हें हैरानी के साथ बहुत गुस्सा आया। विराट को रोकते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इस घास फूस से वायरस को रोकोगे? इन दादी मां के नुस्खों से जुकाम ठीक हो सकता है,
वायरस का अटैक नहीं। ओ गॉड, कितने बदनसीब हैं ये बच्चे जो मैंने इन नौसीखियों पर भरोसा किया। डॉक्टर शर्मा ने घबराते हुए कंपाती आवाज में सीएमओ से कहा, सर, आप इस लड़के पर भरोसा रखिए, इन जड़ी बूटियों ने ही उस बच्चे की जान बचाई थी। विराट ने सीएमओ की बातों को अनसुना करते हुए अपना इलाज जारी रखा। सबकी नजरें घड़ी की सुई पर थीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आईसीयू में टेंशन बढ़ती जा रही थी। करीब 3 मिनट बीतते ही जड़ी बूटियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। नर्स ने एक मशीन की रीडिंग को देखा और एक्साइटेड होकर बोली, सर, बच्चों की पल्स नॉर्मल हो गई है। जिन बच्चों को सांस लेने में समस्या हो रही थी वह भी नॉर्मल हो गए हैं। सीएमओ ने सभी बच्चों को खुद चेक किया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी बच्चे अब खतरे से बाहर थे। चमत्कारी डॉक्टर, सीएमओ ने विराट का हाथ पकड़ लिया और कहा, छोटे प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैंने अपने पूरे सर्विस पीरियड में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तभी एक बच्चे को गोद में उठाए कुछ लोग आईसीयू में अंदर आए। ये ब्राइट ग्रुप के चेयरमैन विशाल ओबेरॉय थे। विशाल अपने बच्चे को गोद में उठाए बदहवाशी सीएमओ से बोले, सीएमओ सर, मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था। मुझे पता चला आप सिटी हॉस्पिटल में हैं, जहां मेरे बेटे के क्लासमेट्स को रखा गया है। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। घबराइए नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये है डॉक्टर हृदयम, जिन्होंने सभी बच्चों को ठीक किया है। ये आपके बच्चे को भी ठीक कर देंगे। ये सब बातें चल ही रही थीं कि गोद में लेटे बच्चे के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। विशाल ओबेरॉय ने घबराहट से अटकी हुई आवाज में विराट से कहा, डॉक्टर, जल्दी कुछ कीजिए, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। जितना खर्च लगे मैं देने को तैयार हूं। विराट ने जवाब दिया, घबराइए नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। विशाल ओबेरॉय ने गिड़गिड़ाते हुए विराट से कहा, डॉक्टर, अगर आपने मेरे बेटे की जान बचा ली तो मैं अपना एक होटल आपके नाम कर दूंगा। प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। विराट ने बिना जवाब दिए बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कुछ देर के टेंशन के माहौल के बाद एक नर्स ने सभी को एक खुशखबरी दी, सर, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है और उसे होश भी आ चुका है। यह सुनते ही ओबेरॉय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और वो सब अपने बेटे के पास जाते हैं। विशाल ओबेरॉय विराट से हाथ जोड़ते हुए बोला, डॉक्टर, आपने मेरे बेटे की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। मैंने आपसे वादा किया था। मेरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बना नया आलीशान 5 स्टार होटल आज से आपका हुआ। मेरे एडवोकेट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। विशाल ओबेरॉय, जिनकी देश विदेश में हजारों करोड़ों की संपत्ति थी, जिनके सामने बड़े बड़े लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वह आज विराट जैसे एक गरीब लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। विराट ने विशाल ओबेरॉय से कहा, सर, मैंने जो भी किया यह मेरा फर्ज था। मैंने किसी लालच में आकर आपके बेटे की जान नहीं बचाई। आप नहीं जानते डॉक्टर, आपने हमारी फैमिली पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरी शादी के 25 साल बाद हमें संतान हो रही थी। मेरे बेटे की जिंदगी से बड़ी मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं, इसलिए आप हमारी ओर से यह तोहफा स्वीकार कीजिए। एडवोकेट प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर पहुंचे तो ओबेरॉय ने विराट से कहा, डॉक्टर, इन पेपर्स पर मैंने साइन कर दिए हैं। आज से आप इस होटल के मालिक हैं। आज सुबह की ही बात है जब विराट अपनी मां को ट्रेन में बिठाने के बाद खुद से वादा कर रहा था कि वह एक दिन अमीर आदमी बनेगा और अपनी मां और परिवार को दुनिया की सारी खुशियां देगा। लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। विराट के लाख मना करने के बाद भी जब विशाल ओबेरॉय नहीं माने, तब विराट को मजबूरन उन पेपर्स पर साइन करना पड़ा। विशाल ओबेरॉय ने विराट की और एक कागज बढ़ाया। विराट ने हैरान होकर ओबेरॉय से कहा, यह क्या है? डॉक्टर, यह हमारी दोस्ती की शुरुआत की खुशी में 5 करोड़ रुपए का चेक। विराट कल तक जिसके पास मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वह आज करोड़ों का मालिक बन चुका था। विशाल ओबेरॉय ने विराट को गले लगाया और अपनी दोस्ती की बधाई देते हुए कहा, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, आप बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे से अपने नंबर एक्सचेंज किए और ओबेरॉय अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से चले गए। कार में एडवोकेट ने ओबेरॉय से पूछा, सर, मुझे लगता है हमने फीस कुछ ज्यादा ही दे दी। ओबेरॉय ने सिगार जलाया और मुस्कुराते हुए एडवोकेट को बोले, आप जानते हैं मैं कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता। मैंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स से बात की थी, कहीं भी इस वायरस का कोई इलाज अभी तक बना नहीं है।
मैंने तो अपने बेटे को पाने की पूरी आशा ही छोड़ दी थी। अगर इस कीमत में इतने बेहतरीन डॉक्टर की दोस्ती नसीब हो जाए तो इसमें मुझे लॉस नहीं लगता। ये डॉक्टर हमारे मेडिकल कंपनी के लिए बहुत काम का है। ये हमारे लिए नई दवाइयों को इन्वेंट करेगा जिससे हम अरबों कमाएंगे। मान गए सर आपको? कहीं से भी बिजनेस के लिए फायदा निकलना कोई आपसे सीखे। दोनों मुस्कुराते हैं। क्या विशाल ओबेरॉय का कोई और भी मकसद है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ। हॉस्पिटल के बाहर विराट हाथ में फाइल और चेक पकड़े हुए खड़ा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज सुबह तक वह एक गरीब लड़का था और शाम होते होते वह करोड़ों का मालिक बन चुका था। उसके मन में खुशी और आश्चर्य दोनों के भाव चल रहे थे। तभी सीएमओ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेल डन डॉक्टर विराट, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आपने आयुर्वेद की इतनी जानकारी कहां से पाई? विराट ने सीएमओ को बताया, मेरे पिता डॉक्टर अमर प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक्सपर्ट और रिसर्चर थे। मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट का जो कुछ भी नॉलेज है यह सब उनकी ही देन है। ऐसे महान डॉक्टर से मैं भी मिलना चाहूंगा। विराट ने थोड़ा उदास होकर कहा, मैं खेद है सर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। सीएमओ ने अफसोस जताते हुए कहा, ओह आई एम रियली सॉरी। विराट और सीएमओ के बीच बातें चल ही रही थीं कि तभी डॉक्टर शर्मा भी अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां पहुंच गए और सीएमओ से माफी मांगते हुए कहते हैं, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। सीएमओ ने डॉक्टर शर्मा पर चीखते हुए कहा, तुम जैसे लोगों ने ही हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से इन मासूम बच्चों की जान जा सकती थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से तुम्हारा प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट खत्म किया जाता है। डॉक्टर शर्मा सीएमओ के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। सीएमओ डॉक्टर शर्मा पर खींचते हुए कहते हैं, ये रोना बंद करो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें माफी केवल एक ही शर्त पर मिल सकती है, जब डॉक्टर विराट तुम्हें माफ कर दें। उनका ही डिसीजन अंतिम होगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। डॉक्टर शर्मा ने रोते हुए विराट से कहा, विराट मुझे माफ कर दो, मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, प्लीज मुझ पर दया करो। डॉक्टर शर्मा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने की पर पछतावा हो रहा था। विराट ने डॉक्टर शर्मा को समझाते हुए कहा, डॉक्टर शर्मा, आपने जो किया है उसके लिए आप माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन आप एक अच्छे और सीनियर डॉक्टर हैं। आपको अपने किए का पछतावा भी है, इसीलिए मैं आपके मेडिकल लाइसेंस को 1 साल के लिए टर्मिनेट करने की सिफारिश सीएमओ सिर से करता हूं। इस दौरान आप किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अगर ऐसा करते पाए गए तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने विराट के सामने हाथ जोड़ ढाकर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया हृदयम, दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कभी भी प्रोफेशन में अपने आईजीओ को आगे नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए डॉक्टर शर्मा वहां से चले गए। सीएमओ विराट से कहते हैं, आप जितने महान डॉक्टर हैं उतने ही नेक दिल इंसान भी है। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैं आपको सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की पोस्ट ऑफर करता हूं। यह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपको 5 अंकों की एक बेहतरीन सैलरी के साथ बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया जाएगा। विराट ने सीएमओ से कहा, सर आपका ऑफर शानदार है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शायद आपको पता नहीं, मैं अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं। एक स्टूडेंट के लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर रहना सही नहीं होगा। विराट आगे कुछ बोल पाता इससे पहले सीएमओ ने उसे टोकते हुए कहा, यह मेरी प्रॉब्लम है, उसे मैं देख लूंगा, बस आप हां कर दीजिए। आप काम के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल शहर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर विक्रांत बत्रा का था, जो सीएमओ के बड़े अच्छे दोस्त थे। सीएमओ किसी भी तरह विराट को सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन सर सिटी हॉस्पिटल एक एडवांस एलोपैथिक हॉस्पिटल है और मैं भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद का डॉक्टर हूं। ऐसे में मेरा यहां काम करना मेरी जॉब को जस्टिफाई नहीं करेगा और यहां के डॉक्टर्स को भी मेरे तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी। कुमो ने निराश मन से कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अभी आप अपने होटल पर ध्यान देना चाहेंगे।
लेकिन कभी भी आपका मन बदले तो ये मेरा कार्ड है, प्लीज मुझे एक बार याद जरूर करिएगा। विराट ने सीएमओ से विदा लेते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी सर। विराट हॉस्पिटल से बाहर निकल तब तक रात के 9 बज चुके थे। आज विराट को शहर की फिजा कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। वह बहुत खुश था। सबसे पहले उसने अपनी मां को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह जब मां ने गांव जाने का फैसला किया, तभी भी विराट की मां से ठीक से बात नहीं हो पाई थी। शायद इस वक्त मां सो गई होगी। यह सोचकर वह घर की ओर पैदल ही चल पड़ता है, हाथ में होटल के पेपर्स और जेब में 5 करोड़ रुपए का चेक के। वह इतना खुश आज से पहले कभी नहीं था। वह हमेशा से चाहता था कि उसका खुद का एक रेस्टोरेंट हो, लेकिन आज छोटे से रेस्टोरेंट का सपना एक बड़े 5 स्टार होटल की हकीकत में तब्दील हो गया था। अगली सुबह अपने घर पर विराट अपने पिता के कुछ पुराने नोट्स के पन्नों को पलट रहा था। डिवाइन विजन, यह दृष्टि एक असाधारण शक्ति है। यह आध्यात्मिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन यह असाधारण शक्ति साधारण मानव के लिए नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। अगले पेज पर हाथों के कई पोस्चर्स बने हुए थे और इस दिव्य दृष्टि को पाने के लिए ज्ञान की अवस्था के बारे में बताया गया था। विराट हैरान था। वह जब भी नोट्स ओपन करता तो उस पर हर बार एक नया टॉपिक लिखा होता था और उसके खत्म होते ही आगे के सारे पेजेस खाली होते थे। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वह उस टॉपिक के आगे आता तो खाली पेजेस की जगह उन पर अब एक नया टॉपिक लिखा होता था, मानो वे नोट्स उसे स्टेप बाय स्टेप कुछ नया सिखा रही हों। विराट ने नोट्स पढ़ने के बाद खुद से कहता है, शायद मुझे इस शक्ति को पाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं अभी इंसान के शरीर के अंदर तो देख पाता हूं, लेकिन दीवार के दूसरी ओर क्या हो रहा है यह न देख सकता और न ही सुन सकता हूं। इस शक्ति से मैं किसी का भी पास्ट और फ्यूचर देख पाऊंगा। आज से ही मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। विराट ने अगले पल ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ध्यान की अवस्था में विराट ने महसूस किया कि उसका लॉकेट एक बार फिर गर्म हो रहा है। वह अब पूरी तरह ध्यान में जा चुका था। उसे अपने शरीर के भीतर एक अमेजिंग एनर्जी का फ्लो महसूस हो रहा था। विराट अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर हवा में उड़ीच रहा हो। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एनर्जी का फ्लो तेज होता जा रहा था। एक तेज प्रकाश के साथ उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। विराट ने जब आंखें खोली तो सुबह का सूरज उग रहा था। उसने आश्चर्य में सोचा, जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया था तब तो दोपहर थी, लेकिन इस वक्त सूरज कैसे निकल रहा? तभी विराट के फोन का अलार्म बजा। सुबह के 6 बज रहे थे और डेट भी दूसरे दिन की थी। तो क्या मैं एक दिन और एक रात ध्यान में था? विराट को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यह क्या, कमरे के अंदर से मैं सूरज को कैसे देख पा रहा हूं? वाओ, मैंने डिवाइन विजन के चक्र को पार कर लिया। धन्यवाद पापा, यह सब आपके कारण ही हो पा रहा है। अगर आप मेरे साथ ना होते तो शायद यह सब मुमकिन नहीं था। लव यू पापा। विराट जब नहाकर निकला तो घड्डी पर 8 बज रहे थे। उसने घड्डी देखते हुए खुद से कहा, काफी देर हो चुकी है, मुझे बैंक भी जाना है, कॉलेज के लिए भी कहीं लेट ना हो जाऊंगा। क्रिस्टल ड्यू कॉलोनी के पास पहुंचते ही विराट देखता है कि यहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है। वो भीड़ के पास पहुंचते हुए सोचता है, आखिर माजरा क्या है? यहां इतनी भीड़ क्यों है? जरूर यहां कुछ ना कुछ हुआ है। विराट जब भीड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक महंगी कार खड़ी है, जिस पर लाल गुलाब के फूलों से एक दिल बना हुआ है। कार के पास ही एक लड़का स्टाइलिश कपड़े पहने हुए खड़ा है। उसके हाथों में सुंदर फूलों का बुके है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी लड़की को प्रपोज करने वाला है। यह तो रोनित है। यह यहां क्या कर रहा है? मुझे रुककर देखना चाहिए। रोनित आज बहुत स्मार्ट लग रहा था, लेकिन विराट की आंखों से उसकी हकीकत छुप नहीं पाई। ड्रग एडिक्शन के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। वह बाहर से तो हेल्थी दिखता था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खोखला हो चुका था। नशे की लत उसके जिस्म को दीमक की तरह छांट चुकी थी। भीड़ से एक अंकल ने रोनित से पूछा, कौन हो तुम?
और यह सब क्या तमाशा लगा रखा है? रोनित ने एटीट्यूड में अकददाते हुए जवाब दिया, तुमसे मतलब, जाओ अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रहा हूं। मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं। तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम रोनित है सर। यहां मेरी मंगेतर रहती है। आज उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देने आया हूं। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वह अंकल चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाते हैं। विराट ये सब सुनते हुए सोचता है, आज रोनित को बहुत जूते पड़ने वाले हैं। मुझे यह मिस नहीं करना चाहिए। विराट भीड़ से थोड़ा पीछे हटता है तो एक सुंदर लड़की उससे टकरा जाती है। अपना चेहरा दुपट्टे से ढके हुए वो विराट से माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे टकरा गई। विराट को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने दुपट्टे के पीछे छुपे चेहरे को देखकर कहा, प्रकृति तुम? अपना नाम सुनकर उस लड़की ने हैरान होकर विराट की ओर देखा और बोली, हृदयम, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो बैंक जा रहा था। यहां भीड़ देखी तो रुक गया। लैनिक, तुम चेहरा छुपाकर इतनी तेजी में कहां जा रही हो? मुझे लगता है तुम्हारा और मेरा एक्सीडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। देखो ना, पहली मुलाकात भी हमारी एक्सीडेंट से हुई थी और आज भी हमारी मुलाकात टक्कर से ही हुई। लेकिन कार की टक्कर से ज्यादा मजेदार आज की टक्कर थी। बकवास बंद करो और निकलो यहां से, कहकर प्रकृति आगे जाने लगी। लेकिन हुआ क्या? मैं इस रोनित के बच्चे से बचकर भाग रही हूं। ये मेरे पीछे ही पड़ गया है। आज तो इसने हद ही दी और यह सबके सामने नया बखेड़ा शुरू कर दिया। तो क्या रोनित यहां तुम्हारे लिए आया है? हां, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती और ना ही उसके साथ रहना चाहती। इसलिए चुपचाप से मैं यहां से जा रही हूं। और अब मैं यह भी चाहती हूं कि तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलते रहो, समझे? प्रकृति कुछ दूर ही गई थी कि रोनित ने प्रकृति को आवाज दी, प्रकृति, प्रकृति, मैं कब से तुम्हारा यहां वेट कर रहा हूं। तुम कहां जा रही हो? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? प्रकृति ने विराट का हाथ पकड़ा और बुदबुदाते हुए कहा, देखो, आज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। विराट चौंक गया। कैसी मदद? तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। रोनित को यकीन है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर तुमने उसके सामने बढ़िया एक्टिंग की तो वह मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। प्लीज हेल्प मी। विराट प्रकृति के सुंदर चेहरे पर गुस्से को देखता ही जा रहा था। उसके गुलाबी होंठ विराट को अट्रैक्ट कर रहे थे। रोनित ने प्रकृति को बुके देते हुए कहा, आई लव यू प्रकृति। प्रकृति ने रोनित से कहा, रोनित, विराट मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूं। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया है और आज फिर कह रही हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करो। यह सुनते ही रोनित का मुंह उतर गया और वो विराट की तरफ गुस्से से देखने लगा। विराट और प्रकृति को साथ देखकर रोनित क्या करेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी हमारे द हॉरर हंटर चैनल के साथ।